हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करने वाले हैं। इस एक वीडियो में आपका पूरा बायोमोलिक्यूल्स खत्म किया जा रहा होगा। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर के आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है ना। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O होल y, है ना। अगर आप x एंड y को 6 पुट कर देंगे तो C6H2O होल 6 हो रहा होगा। इसे जब ओपन करेंगे तो C6H12O6 आपको नजर आ रहा होगा। ये जनाब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। ये वाला फॉर्मूला हर जगह नहीं चलेगा। देखिए, अगर आपने x एंड y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो फिर आपको मिल रहा होगा C2H2O होल 2। इसका सॉल्व करेंगे तो C2H4O2 मिलेगा। इसको जब अरेंज करेंगे तो आपको CH3COOH मिल रहा होगा। एंड ये तो जनाब एसिटिक एसिड होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है ना। दैट मीन्स ये आपका एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना है। ये वाला जनरल फॉर्मूला जो है यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसको जब अरेंज करेंगे तो आपको यही CH3COOH दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2 कार्बन यहाँ पर, एक ये ऐसे हो गया, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो एक्सेप्शन है, याद रखिएगा इसको। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 3 प्रकार से हमने क्लासिफाई किया है: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट, यानी कि डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। आप इसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, बहुत ही छोटी यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट है ना। एग्जांपल क्या है इसके? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये एग्जांपल्स तुम्हें याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट, है ना। ओलिगोसैकेराइड्स प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब आप इसको हाइड्रोलाइज करने वाले हैं तो आपको 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिल रही होंगी, है ना। डाइसैकेराइड्स, यानी कि जहां पर 2 यूनिट है, उसका एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। एंड ट्राइसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या होगा? रैफिनोज। ओके, पॉलीसैकेराइड्स देखते हैं, यहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिल रही होंगी जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए स्टार्च एंड सेल्यूलोज आपको याद होना चाहिए, है ना। एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स हैं। डाइसैकेराइड्स के केस में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड रैफिनोज ट्राइसैकेराइड, है ना। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च एंड सेल्यूलोज आपको याद हो ही जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो है जो टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस कर रही होगी, है ना। उसी को आप रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे होंगे। इसका एग्जांपल क्या है? मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स में देखिए, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज अभी भी आप देख करके आ रहे हैं। डाइसैकेराइड माल्टोज एंड लैक्टोज, ये दोनों के दोनों, ये मतलब मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, ये वाले ये सभी के सभी टॉलरेंस रिएजेंट को, फेलिंग्स रिएजेंट को एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे होंगे। दैट मींस रिड्यूसिंग शुगर आप इसको बोल रहे होंगे। अब बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, यानी कि इनका रिडक्शन नहीं कर पाएगा वो, है ना। इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट। एग्जांपल के लिए सुक्रोज, है ना। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं हम इसको, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा होगा। नाउ मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पर एल्डिहाइड फैमिली है और यहाँ पर कीटोन फैमिली है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास 3 है तो फिर आप ट्राइओज लिख रहे होंगे। देखिए, एल्डिहाइड के लिए एल्डो, है ना, एल्डो एल्डो एल्डो, एंड कीटोन के लिए कीटो 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 कीटो, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 3 है तो फिर ट्राइओज ट्राइओज, 4 है तो फिर टेट्रोज टेट्रोज, 5 है तो फिर पेंटोज, 6 है तो फिर हेक्सोज, ठीक है। इसको समझने में कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ ग्लूकोज, ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? देखिए बहुत ध्यान से देखिए। पहला मेथड क्या है? फ्रॉम सुक्रोज। ओके, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। H2O के साथ जब इसको रिएक्शन कराने वाले हैं आप तो C6H12O6 along with C6H12O6 मिल रहा होगा। देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम हो बट इनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट है, आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे। C6H12O6 ये जनाब ग्लूकोज का है एंड ये वाला फ्रक्टोज का है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है एंड कितना होता है? प्लस 52.5 डिग्री, ठीक है। फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी होता है, दैट मींस माइनस 92.4 डिग्री, है ना। बट इसका अगर आप मतलब ओवरऑल निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के थ्रू जा रहे होंगे तो लीवो वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अरे माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। दैट मींस ये ओवरऑल लीवो रोटेटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा, ओवरऑल लीवो रोटेटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा, है ना। यहाँ पर सुक्रोज को देखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, दैट मींस ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो फिर डेक्स्ट्रो से लीवो, अरे हाँ है ना, यहाँ पर डेक्स्ट्रो था, यहाँ पर ओवरऑल लीवो हो चुका है, दैट मींस डेक्स्ट्रो से लीवो, इसी को आप बोल रहे होते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ग्लूकोज एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर एल्डो हेक्सोज लिखने वाले हैं। हेक्सोज क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, बट एक कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए आप इसको कीटो हेक्सोज लिख रहे होंगे, ठीक है। एंड सेकंड मेथड क्या है? स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला C6H12O5 होल N।
विद n टाइम्स ऑफ H2O, तो फिर आपको यहाँ पर ये मिल रहा होगा C6H12O6, ये ग्लूकोज आपको एक बार फिर से दिखाई दे रहा होगा, है ना। आगे बढ़िए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर समझने का प्रयास कर रहे होंगे हम। देखिए, ग्लूकोज को दूसरा नाम भी देते हैं हम डेक्सट्रोज, है ना। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ये रहा आपके सामने। मैंने आपसे कहा यहाँ पर एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो क्या यहाँ पर आपको एल्डिहाइड नजर आ रहा है? CHO, है ना। यही है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ध्यान से देख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, है ना। OH OH H किस प्रकार से यहाँ पर अरेंज है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। D प्लस ग्लूकोज, लोएस्ट कायरल कार्बन नहीं, ये कुछ यहाँ पर नहीं होगा, है ना। D प्लस ग्लूकोज एंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? 4। कौन कौन से? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये वाला, एक ये वाला। कायरल कार्बन होता क्या है? एक ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे इधर H है, इधर OH है, इधर कुछ और ही है, ऊपर तो एल्डिहाइड है। इसी प्रकार सब में आप देख सकते हैं चारों के चारों ग्रुप आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे इन कार्बन से, है ना। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4, किसमें? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में आपसे पूछा जा सकता है ये, है ना। और डी इसलिए है क्योंकि ये डी फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, आपको डी फैमिली एल फैमिली नहीं पता? देखिए, डी फैमिली यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं। डी फैमिली का मतलब क्या होगा? ऊपर जो कुछ बना हो, बट यहां पर अगर CH2OH लिखा हुआ है तो जो लास्ट वाला कार्बन है ना, ये वाला, इस कार्बन पर अगर OH राइट साइड है तो फिर वो हो जाएगा डी फैमिली से। अगर यही OH लेफ्ट साइड होगा तो फिर ये हो जाएगा एल फैमिली से। बोलो हाँ या ना? अरे याद करने में आसानी है ना भाई। OH को पकड़ो, लेफ्ट साइड OH, लेफ्ट साइड यानी कि एल फैमिली, एल, और ये तो हो ही जाएगा ना। जब दो ही है तो एक ऑप्शन याद करिए, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। OH लेफ्ट साइड, दैट मींस एल फैमिली। तो यहां पर आप देख पाएंगे जो आपका OH है वो राइट साइड आपको नजर आ रहा है। राइट साइड OH है, दैट मींस ये डी फैमिली से बिलोंग करता है ग्लूकोज। इसलिए आप यहां पर डी लिख रहे होंगे। प्लस इसलिए क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, यहां पर मैंने आपको बताया अभी भी, इसलिए डी प्लस ग्लूकोज आप लिख रहे होंगे। यहां पर देखिए प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, OH किस तरफ है? राइट साइड ना, इसलिए प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहां पर माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड क्योंकि यहां पर ये लेफ्ट साइड आपको नजर आ रहा है। ओके, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनाब कई बार आपसे पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाती रहेंगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन आप कराने वाले हैं HI के साथ। HI along with रेड फास्फोरस भी आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। अब बताइए, क्या आपने रिएजेंट्स पढ़े हैं? इसका क्या काम है? ये बड़ा ही जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है जनाब। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और थोड़ा सा हम आपको ओपन करके दिखाई देते हैं। ऐसे डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर रखिए। अब ये सही से बन जाए बस, इसीलिए सारे स्ट्रक्चर्स हमने पहले ही बना लिए, क्योंकि मुझे पता है टाइम लग जाता है मेरे को बनाने में। बट ये आपको दिखा देते हैं हम। OH ऐसे हो जाएगा H, और इस बार यहाँ पर ये ऐसे हो जाने वाला है ना, HO OH H, और यहाँ पर OH और H, और लास्ट में क्या है? CH2OH। ऐसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। CH2OH। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना। अगर समस्या है तो यहाँ पर देख लेंगे पीछे, ये जनाब एक्जेक्टली हमने बनाया हुआ है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर रिडक्शन होगा, दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाएगा, H दिया जाएगा, H दिया जाएगा, H दिया जाएगा, H दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों बॉन्ड आपको तोड़ने हैं, है ना। तो दो तरफ H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी आपके बॉन्ड टूटेंगे। ये वाला OH वाला, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H। देखिए यहाँ पर H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला टूटेगा, H रिडक्शन हो रहा है ना, H रिडक्शन में क्या होता है? आप H दे रहे होते हैं, ठीक है, इन सभी का। और बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ध्यान रखिएगा, बढ़िया वाला, इसलिए सबको रिड्यूस करेगा। एल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड, सबको रिड्यूस करने वाला है ये। एंड यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड आप तोड़ेंगे, H और H आपको नजर आएगा। ये देखिए H2 बाहर निकल रहा है, OH और H, यस H2 बाहर निकल रहा होगा। तो सारी चीजें आप बाहर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर CH3 नजर आ रहा है, CH, और ये दो H येलो वाले, तो ये हो गया आपका CH3, है ना। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, CH, और ये हो गया आपका CH3, और यहाँ पर आपको CH2 नजर आ रहा होगा। कार्बन यहाँ पर CH2, अरे एक हाइड्रोजन ये वाला, एक ये वाला, और ये यहाँ पर ये कार्बन है। कोई दिक्कत है इसमें? CH2। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको CH3 मिला होगा। अरे ये तो बाहर जा चुका है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ, दैट मींस ये CH3 आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं N-हेक्सेन। आपको सिंपल सा लिखा हुआ मिल सकता है, किस प्रकार से? इधर आइए, इस प्रकार से भी आपको दिखाई दे सकता है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के सिंपल सीधी सी चेन, इसी को आप बोल रहे होते हैं N-हेक्सेन, है ना। ये तो राइमिंग बन गई। चलिए अब आगे देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है? NH2OH, ठीक है। इसके रिएक्शन आप करवा रहे हैं। ये ग्लूकोज ही है, CHOH होल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि बार बार ये पूरा लिखने में तकलीफ हो रही थी, है ना। आप समझ सकते हैं इस बात को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CH2OH नीचे है, देखिए ऊपर जो CHO है ना, पानी निकाल देगा वो, H2O, H2 यहाँ से, O यहाँ से, पानी निकाल देगा, तो फिर CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। एंड आप इसी को बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराने वाले हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो आपको ऑक्साइड मिल रहा होगा। एंड ये कैसे मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं HCN की, यानी कि जब आप HCN के साथ रिएक्शन करने वाले हैं तो क्या होगा? देखिए इसको ओपन करें यहाँ पर CHO को, क्योंकि जो भी होगा सिर्फ इसी पर होने वाला है, तो सिर्फ इसी को आपको दिखाते हैं। ये आपका CHO रहा, और ये जब कुछ है नीचे है, ठीक है। HCN की बात करते हैं।
H प्लस Cn नेगेटिव होगा, बोलो हाँ या ना, H प्लस Cn नेगेटिव होगा। एंड आप बताइए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन की? ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की, दैट मींस यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा ना, बोलो बोलो, दैट ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा तो फिर आप देखिए H C और ये O के पास हाइड्रोजन आने वाला है, दैट मींस ये OH हो जाएगा, और जो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव है ना, डेल पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव आ जाएगा, Cn ये हो जाने वाला है। ठीक है, यही तो हमने यहाँ बनाया है। कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसी से OH एंड उसी से Cn भी जुड़ा हुआ है, इसी को आप बोल रहे होते हैं साइनोहाइड्रेट। बाकी किसी के साथ भी कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ CHO के साथ जो भी होगा CHO के साथ ही होगा, एंड आपको यहाँ पर साइनोहाइड्रेट मिल रहा होगा जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन HCl के साथ करवाने वाले हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम दिया जा रहा है इस पर। नाउ नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ये क्या है? ब्रोमीन वाटर Br2H2O, ये जनाब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खास बात ये है कि अगर माइल्ड है यानी कि हल्का फुल्का है, बहुत तेज तरार नहीं है, अगर हल्का फुल्का है तो फिर CHO को कन्वर्ट कर रहा होगा COOH में, बट CH2OH को छेड़ नहीं सकता। CHO से COOH बन जाएगा, बट CH2OH दैट इज एल्कोहल के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जनाब ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबरदस्त वाला होता तो इसको भी कन्वर्ट कर रहा होता एसिड में। ठीक है, तो ये आपका CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कुछ किसी के साथ भी कुछ भी नहीं होगा, CH2OH एज इट इज रहने वाला है, एंड इसी को आप बोल रहे होते हैं ग्लूकोनिक एसिड। समझ पा रहे हो ना? ग्लूकोनिक एसिड यानी कि ग्लूकोज पर एल्डिहाइड ग्रुप हटाइए, एसिड लगाइए COOH, उसी को आप बोल रहे होंगे ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, एंड नाउ फिफ्थ वन, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है? CH3COO CH3, इसी को हम बोल रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर थोड़ा सा हम ओपन करके दिखाते हैं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन बीच में, एंड ये वाला आप रिवर्स करके लिख दीजिए। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर आपने ऐसे लिखा होगा ACOAC, है ना, इसी को आप AC ग्रुप बोल रहे होते हैं, CH3CO। ठीक है, ये आपका AC ग्रुप है। ओके, एंड हाँ, ये एक्सेस में होगा तो इसकी कोई भी कमी आपको यहाँ पर नजर नहीं आने वाली। ठीक है, अब इस वाले को ओपन करके बनाते हैं। ये CHO ऐसे है, और ये वाला यहाँ पर OH जो भी होगा इसी के साथ होगा। ठीक है, बाकी का नीचे आप देख सकते हैं 3 कार्बन यहाँ पर, मतलब जो कुछ है नीचे आने वाला है। और ठीक है, एक चलिए हम और बना देते हैं, जो कुछ होगा इस पर होगा। क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा फोकस आपका स्क्रीन पर चाहिए हमें। माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा ना, नेगेटिव ऑक्सीजन पर रहेगा, डेल नेगेटिव, एंड ये हाइड्रोजन पर हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहां पर समझाएंगे जो भी होगा सभी के साथ होगा, मतलब इसी प्रकार से यहां पर देख लो आप, जो भी होगा सबके साथ होगा, एंड ये एक्सेस में है तो इसकी कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली। अब ACOAC यहां पर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको पॉजिटिव नजर आएगा ना, इस पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो आपको यहां पर ऐसे बना लेना है। अब ये पॉजिटिव इसके साथ जाएगा ना, ऑक्सीजन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन के साथ जाएगा, दैट मींस H, इसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, इसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, और ये आपका HO के साथ साथ COCH जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? ध्यान से देखिए, यहां पर इसी ऑक्सीजन से COCH जुड़ रहा है, ये कार्बन आपके पास ऑलरेडी है, तो देखिए यहां पर कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन CH हो गया, और ये ऑक्सीजन ये हो गया। अब जो बाहर से आ रहा है COCH3, वो यहां पर ये जुड़ा हुआ है, इसी को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? AC ग्रुप। मैंने अभी भी आपको बताया। एंड ये जो कुछ होगा चारों के साथ होगा, चारों के साथ होगा, यानी कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यही क्रिया यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, दैट मींस इन चारों पर ही यही सब कुछ होने वाला है। दैट मींस होल 4 आप बोल सकते हैं, CHOH होल 4 के बजाय अब आप बोल रहे होंगे CHOCOCH3 होल 4। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रही है आपको पता होना चाहिए। माइनस नेगेटिव पॉजिटिव बनाइए, आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये वाला बाहर चला जाएगा, एंड ये वाला ग्रुप आकर के इस पर अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? इसी को आप बोल रहे होते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, क्योंकि एक एसिटेट आपको नीचे भी नजर आ रहा है और एक 4 ऊपर भी है ना। जो कुछ होगा यहाँ पर भी होगा, ये मत भूल जाना, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर भी तो आपको OH नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है याद कर लीजिए, सिंपल, कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी CH2OH है, यहाँ पर भी आप O नेगेटिव H प्लस बनाएंगे, है ना, बनाइए, यहाँ पर O नेगेटिव H प्लस बनाएंगे ना, तो O नेगेटिव के साथ ही ये जुड़ जाने वाला है COCH3, O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा COCH3। ठीक है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट आपको नजर आ रहा होगा, काफी टाइम दिया जा चुका है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ये जनाब क्या है? बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने बोला था अभी आपसे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में CHO एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बट एल्कोहल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड आपके पास है, दैट मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड को तो लेकर जाएगा ही जाएगा, साथ में एसिड को भी, सॉरी एल्कोहल को भी एसिड तक लेकर जा रहा होगा, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं हम आपको, देखिए ध्यान से, ये ऐसे जाएगा एसिड तक, ये भी एसिड जाएगा, क्योंकि ये जनाब बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी को आप बोल रहे होते हैं सैक्रिक एसिड या फिर ग्लूकारिक एसिड। हाँ, इसको बनाने का दूसरा तरीका और है, ग्लूकोनिक एसिड में अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दें तो भी आपको यहाँ पर सैक्रिक एसिड या फिर ग्लूकोनिक एसिड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना।
दैट मीन्स ग्लूकोनिक एसिड हो या फिर ग्लूकोज हो, अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया है तो डेफिनेटली आपको ग्लूकैरिक या फिर सैकरिक एसिड मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये दोनों नाम एक ही है, मतलब एक ही है कंपाउंड, इनके बस नाम अलग अलग है। तो रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अब सातवां देखते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन। इसका रिएजेंट क्या है? PHNHNH2। ये रिएजेंट याद होना चाहिए, PHNHNH2 फिनाइल हाइड्रोजन इसको आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज 1 मोल PHNHNH2 आप लेने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने उल्टा करके बनाया है, PHNHNH2, H2O बाहर जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स CH डबल बॉन्ड NHPH आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। इसको हटाइए, डबल बॉन्ड N इसे जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप 1 मोल, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। और इसको आप तोड़ देंगे हाइड्रोजन से, इसको आप हाइड्रोजन से तोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा? PHNH2NH3, PHNH2NH3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कार्बन पर जब आपने ऑक्सीजन जोड़ा तो यहाँ पर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो गए। आप सभी जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। दैट मींस ये H2O यहाँ से बाहर जाने वाला है, H2 बाहर जाएगा तो C डबल बॉन्ड O आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, बिल्कुल, इसी को तो आप बोलते हैं C डबल बॉन्ड O। यस, यानी कि एक मोल आपने यहाँ पर यूज कर लिया, एक मोल यहाँ पर यूज कर लिया, एक मोल यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। और अब यहाँ पर भी आप एक मोल फिनाइल हाइड्रोजन लेने वाले, दैट मींस PHNHNH2। इसको आप उल्टा करके लिखेंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, है ना। तो H2O एक बार से बाहर जाएगा एंड ये जो डबल बॉन्ड N आपको नजर आ रहा है, N, इससे आप जोड़ देने वाले हैं कार्बन डबल बॉन्ड N NHPH, ठीक है। इसी से आपका ओसाजोन फॉर्मेशन समझ सकते हैं, है ना। ग्लूकोज से बना है इसलिए ग्लूकोसाजोन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? टोटल मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज्ड इज 3 फॉर ओसाजोन फॉर्मेशन। आपसे पूछा जा सकता है जब भी आप ओसाजोन फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो वहां पर कितने मोल आपको फिनाइल हाइड्रोजन चाहिए? तो वो चाहिए आपको 3 मोल, एक मोल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ओसाजोन फॉर्मेशन के केस में रिएजेंट भी पता होना चाहिए क्या होता है फिनाइल हाइड्रोजन, 3 मोल इसका यूज आप कर रहे होंगे, है ना। देखिए अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमको जरूरत क्यों पड़ी? ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला तो था, बट हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए रीजन क्या है? ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट एंड NHSO3 टेस्ट। यस, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। पेंटा एसिटेट अभी भी आप देख करके आ रहे हैं, है ना। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा। तो उसी को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ये हॉवर्थ फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। कैसे बनाया गया है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कुछ भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या है? ग्लूकोज, ठीक है, CHO और ओके, निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर भी निगेटिव पॉजिटिव। अब ये निगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है आपको इस कार्बन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो मैंने पॉजिटिव बनाया है ना, ये आपको हाइड्रोजन पर नहीं कार्बन पर नजर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर नहीं, ये पीछे इस प्रकार से होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आएगा, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स क्या? ये जो निगेटिव है इससे जुड़ेगा, दैट मींस ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाने वाला है और ये O नेगेटिव H+ को ले लेगा, दैट मींस OH यहां पर बन जाएगा एंड ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये डिजाइन नहीं बनाई है हमने, ये बॉन्ड बना रहा है, बट देखने में कितना भद्दा लग रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर हॉवर्थ फार्मूले की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, एक नीचे और एक येलो वाला। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, ये नीचे वाला बॉन्ड हो गया और एक ये येलो वाला हो गया और एक यहाँ पर हाइड्रोजन और एक ये OH, ठीक है। OH H और ये नीचे वाला और ये येलो वाला, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको। अब ऊपर चलिए, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो आपने HOH बनाया है ना, एक बार H लेफ्ट साइड आएगा, एक बार H राइट साइड आएगा, या फिर आप यही बात OH के लिए बोल सकते हैं, एक बार OH राइट साइड आएगा, एक बार OH लेफ्ट साइड आएगा। इन्हीं दोनों को आप सही तरीके से बनाइए। इस बार आप यहाँ आपने इस प्रकार से कर दिया, यहाँ पर आपने इस प्रकार से कर दिया, OH राइट साइड, OH लेफ्ट साइड। अब यहां पर जाने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जो लेफ्ट वो ऊपर, जो राइट वो नीचे, ठीक है। जो लेफ्ट है वो ऊपर जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 को पकड़िए, कार्बन नंबर 1 यहां से शुरू हो रहा है ना। जो लेफ्ट यानी कि H वाला लेफ्ट साइड है ना, H हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है तो ये ऊपर बनेगा, OH राइट साइड है तो नीचे बनेगा। सेकेंड कार्बन बनाइए, H लेफ्ट साइड है ऊपर, OH राइट साइड है नीचे। यहां पर OH लेफ्ट साइड है तो ये ऊपर बनेगा, देखिए, और H नीचे, ठीक है। बाकी आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं। अब हाँ, जब बात CH2OH की आएगी, CH2OH क्योंकि ये वाला कार्बन ऐसे ना, ये कार्बन है आपके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक CH2OH जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे? अब लेफ्ट राइट तो है नहीं क्योंकि ये तो नीचे आ गया, ठीक है। उस केस में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर। CH2OH का मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, तो जनाब यही ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। बताइए, कोई भी समस्या, कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए।
पूरी शिद्दत के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास हम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस प्रकार से आपका ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज मिल रहा होगा, ठीक है। इसका नामकरण भी बताते हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बातें बदल नहीं होंगी, क्योंकि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर थोड़ा सा बदल रहा है, तो फिर आपको ये एच ये ओ एच बदलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। एच यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर एच नीचे है, ठीक है। अब ये जो नाम रखा गया है इसके पीछे की जरा साइंस को समझने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा लिखा हुआ ये किस लिए, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं, एंड दोनों आइसोमर्स को अलग अलग करने के लिए हमने अल्फा बीटा इसका नाम दिया, ठीक है। इसलिए अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। डी, क्योंकि डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट वाला कार्बन जो OH है वो किस साइड है, राइट साइड, दैट मींस डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ग्रेट। प्लस इसलिए क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, इसलिए ये प्लस लिखा हुआ है। ग्लूको क्योंकि ग्लूकोज है। पायरनोज क्यों है, ये असली समस्या है। पायरनोज जनाब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पायरन रिंग आपको नजर आने वाली है। पायरन इस प्रकार से होता है ना, 6 की रिंग होती है एंड बीच में आपको एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होता है, इसी को बोलते हैं आप पायरन, ठीक है। इसी से बन रहा है ये पायरनोज, ओके। अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको बनाना आना चाहिए, है ना। ये बॉन्ड्स वगैरह देख लेंगे और इसको याद रखिए, जो लेफ्ट वो ऊपर, जो राइट वो नीचे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर। यहाँ पर आप दबाएंगे जब आपको ये CH2OH नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक कार्बन H यहाँ पर है, CH2OH यहाँ पर है, CH2OH का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा इसलिए ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर ही गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। लास्ट कार्बन पर OH राइट साइड, तो फिर डी फैमिली मैंने आपको बता भी दिया और लिख भी दिया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, म्यूटा रोटेशन, अल्फा टू बीटा कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इक्विलिब्रियम ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स, यस इक्विलिब्रियम में है। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स आर C1 एनोमर्स, एनोमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स। हाँ देखिए, एनोमर्स डाइस्टेरियोमर होते हैं, बट डाइस्टेरियोमर एनोमर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप बोल सकते हैं ऑल द एनोमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। ऑल द एनोमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स बट ऑल द डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट एनोमर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन स्पेशल पोजीशन फार्मूला 4, बट जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे तो वहां पर आपको 5 कायरल कार्बन मिलने वाले हैं। कौन कौन से, चलिए हम दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर तो फ्रक्टोज आ गया, इधर आइए, एक यहाँ पर, 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 ठीक। ये पांचों के पांचों आपको कायरल कार्बन नजर आने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। यहाँ पर स्पेशल पोजीशन ये है आपका फ्रक्टोज, है ना। कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है ना, कीटोन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो क्या आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये है आपका फ्रक्टोज। जो लास्ट में मैंने कराया प्लस निगेटिव प्लस माइनस, वही यहाँ पर भी होगा। कार्बन पर प्लस, इस पर निगेटिव, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा होगा, एंड इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आ जाएगा, दैट मींस OH, ठीक है। यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, ओके। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ना, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो HOH HOH ऐसे बन जाएगा। जो भी बदलाव होने वाला है वो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। CH2OH एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इनकी रिंग आपको नजर आने वाली है। नंबरिंग आप देख सकते हैं कौन सा कार्बन कहां पर है, इसलिए आपको तकलीफ ना, इसलिए लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड ये 6 यहां पर लिखा नहीं है मैंने, ये 1 2 3 4 5 6 छठा कार्बन यहां पर है, ओके। छठा कार्बन क्या है, CH2OH ना, CH2OH वही तो है। पहला कार्बन CH2OH है, इसको आप बनाइए एक बार फिर से, वही आप यूज करेंगे। लेफ्ट साइड है जो वो ऊपर बनेगा, लेफ्ट साइड वाला ऊपर बनेगा, लेफ्ट साइड वाला ऊपर बनेगा, लेफ्ट साइड वाला ऊपर बनेगा, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको हाइड्रोजन इस तरफ मिलेगा, CH2OH इस तरफ मिलने वाला है, तो फिर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर, यहाँ पर ही मॉलिक्यूलर वेट इसका ही ज्यादा होगा, दैट मींस यही ऊपर होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी तकलीफ, कोई समस्या, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसका भी नाम वही वैसे ही है, अल्फा बीटा इसलिए क्योंकि जनाब ये आइसोमर्स हैं, डी इसलिए क्योंकि ये भी डी फैमिली से बिलोंग करता है, निगेटिव इसलिए क्योंकि जनाब ये लिवो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। फ्रक्टोज आपका लिवो रोटेटरी है। फ्रक्टो फ्यूरिनोज, फ्रक्टो जनाब इसलिए क्योंकि फ्रक्टोज है, एंड फ्यूरिनोज इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ्यूरेन रिंग आपको नजर आती है इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको ये नजर आ रहा होता है ऐसे, इसी को आप बोल रहे होते हैं फ्यूरेन, ठीक है। इसी से यहाँ पर फ्यूरेनोज लिया गया है, बाकी सब कुछ आपको क्लियर कर दिया गया है, ओके। ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे ही आप हावर्ड फॉर्मूले को बना पा रहे होंगे। यहाँ पर म्यूटा रोटेशन वही सेम है, अल्फा टू बीटा कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम है, ओके। अल्फा एंड बीटा आर C2 एनोमर्स। देखिए यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज में आपके पास C1 एनोमर्स थे, C1 एनोमर्स, बट यहाँ पर फ्रक्टोज में आपके पास C2 एनोमर्स है। अब ये C1 C2 है कैसे, देखिए
C1 यहाँ पर है, क्योंकि जो भी बदलाव हो रहा है C1 मतलब इस वाले कार्बन पर हो रहा है ना, ये कौन सा कार्बन है, नंबर 1 कार्बन, HOH यहीं पर उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर होगा वो C2 एनोमर्स इसलिए है क्योंकि C2 वाले कार्बन पर उल्टा पुल्टा हो रहा है। C1 तो यहाँ पर है, C1 तो यहाँ पर है, इस वाले कार्बन पर बदलाव हो रहा है, इस वाले कार्बन पर कभी CH2OH ऊपर हो रहा है, कभी OH ऊपर हो रहा है, इसलिए ये C2 एनोमर्स होने वाले हैं। ठीक है, आइसोमर्स हैं बट C2 एनोमर्स, एनोमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स बट ऑल द डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट एनोमर्स। टोटल नंबर ऑफ काइल कार्बन इन सेशन पोजीशन 3, साइक्लिक में 4, यहां पर भी 1 बढ़ रहा है, वहां पर 4 से 5 हुआ था, यहां पर 3 से 4 हुआ है। ग्रेट, यस। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज लीजिए, बीटा डी फ्रक्टोज लीजिए, पानी निकाल दीजिए, आपको सुक्रोज मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अल्फा डी ग्लूकोज बोला गया है, अल्फा डी ग्लूकोज में H ऊपर OH नीचे, अल्फा डी ग्लूकोज में H ऊपर OH नीचे, अरे हाँ या ना, H ऊपर OH नीचे। बीटा डी फ्रक्टोज आपके पास, बीटा डी फ्रक्टोज में OH ऊपर CH2OH नीचे, OH ऊपर CH2OH नीचे, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। पानी निकालिए, H2O निकाल सकते हैं आसानी से, और ये आपको ये बॉन्ड बनाता हुआ ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा, इससे भी और इससे भी। इसी को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C2। अब C1 एंड C2 क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर जब आप देखेंगे तो ये आपका C1 है और ये आपका क्या है, C2, क्योंकि आप फ्रक्टोज में इसको 1 बोल रहे होते हैं, 1 2, तो फिर C1 एंड C2 है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C2 पर। ये आपको ईथर नजर आ सकता है, बट जनाब ईथर बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन के इधर उधर जब मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे तभी आप इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको आप ईथर बोल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है। ये क्या है, ईथर, ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे तभी आप उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे होंगे, है ना। C1 C2 आपको याद होना चाहिए, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, किस कार्बन पर होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। C1 C2 किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज या फिर बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज के हाइड्रोलिसिस से बन रहा होता है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा आपसे। अब देख लेते हैं माल्टोज। माल्टोज में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही है। पानी निकालिए, H2O पानी निकालेंगे तो आपको ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आने वाली है। एंड ये क्या है, C1 एंड C4। C1 इसका, ये क्या है, C1 है और ये C4 है। कैसे है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में है, C1 एंड C4। दैट मींस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज विल बी बिटवीन C1 एंड C4, है ना। और अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए आपको बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज का ही आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ रहा होगा, OH। ठीक है, यहां से आप पानी निकालेंगे तो आपको ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर नजर आ रही होगी। ठीक है, OH, H यहां से बाहर और ये ऑक्सीजन यहां पर ऐसे बॉन्ड बनाता हुआ आपको नजर आने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट, क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C2 नहीं होता है भाई, इसको सही कर देंगे हम, C1 एंड C4 होता है ना, C1 एंड C4। नंबरिंग करिए आप, यहाँ से नंबरिंग करिए आप, तो आपको यहाँ पर C1 नजर आएगा एंड यहाँ पर आपको C4 नजर आ रहा होगा। देखिए 1 2 3 4 ऐसे ना, और ये 1 2 है ना, 1 और 4, C1 एंड C4 के बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिल रही होगी। ये आपसे पूछा गया है, मैं फालतू में नहीं बता रहा हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, आपको बताना पड़ता है कि कौन सा है ये, इसलिए पता होना चाहिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4 के बीच में हो रही है एंड ये लैक्टोज है। लैक्टोज में ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ रहा होता है, इस प्रकार से आपको माल्टोज में जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। ये सब पता होना चाहिए भैया, फालतू में नहीं बताया है हमने। ये सब सारी बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं आप, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज मिलकर के आपको सुक्रोज बना रहा होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर होने वाली है और क्या मिलकर के माल्टोज बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर होगी, क्या मिलकर के आपको लैक्टोज बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर होगी, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। पहला क्या है, स्टार्च। देखिए स्टार्च में 2 चीजें होती हैं, पहला होता है एमाइलोज एंड दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये। अल्फा डी ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करते जाएंगे, ये चेन बनाते चले जाएंगे, इसी को आप बोल रहे होंगे स्टार्च। ये इस प्रकार से ये चेन है, ये जनाब एमाइलोज है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एमाइलोज क्या होता है, लीनियर पॉलीमर। एमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच्ड पॉलीमर, है ना। तो पहले लीनियर पॉलीमर समझते हैं। लीनियर मतलब सिंगल सीधी सी लाइन, है ना, कुछ ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। एंड आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं हम कहां पर, ये देखिए माल्टोज में था ना अल्फा डी ग्लूकोज, इसको आप हाइड्रोलाइज कर रहे थे तो ये आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती हुई नजर आ रही थी। एंड ये लंबी सी चेन बनाइए, वही तो है, लंबी सी चेन बनाइए, आपको आपका एमाइलोज मिलता हुआ नजर आ रहा होगा, सीधी सी चेन। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है ये, वाटर सॉल्युबल होता है ये एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और ये 15 से 20% होता है स्टार्च में। स्टार्च में 15 से 20% एमाइलोज होगा, बाकी का एमाइलोपेक्टिन होने वाला है। दैट मींस 80 to 85%। ओके, ऑल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4। ऑब्वियस ही बात है, ये जनाब आपका C1 है और ये आपका C4 है। नंबरिंग यहां से करते हैं ना, 1 2
3 ये क्या हो गया, 3 यहाँ पर क्यों होगा, तो 3 यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर है ही क्या, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये होने वाला है ना, 3 एंड ये 4th, तो 1/4 है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4, यहाँ पर भी आप 4 ही लेकर आ रहे होंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4 सभी में, एमाइलोज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सभी की सभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4 पर होंगी। बट अब यहाँ पर आइए एमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, ओके ये जनाब होता है वाटर इनसॉल्युबल, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, एंड यहाँ पर 80 to 85% होता है स्टार्च का ये, ठीक है कोई दिक्कत। खास बात यहाँ पर यह है कि जनाब इस प्रकार से ब्रांचिंग हो रही होती है, हालांकि इधर भी चेन चल रही होगी, इधर भी चेन चल रही होगी, है ना, ये ब्रांचिंग होती है। यहाँ पर ब्रांचिंग किसमें होती है, C1 एंड C6 पर होती है ब्रांचिंग। नंबरिंग करेंगे ना यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड ये छठा कार्बन ऊपर है, छठा कार्बन ऊपर है, यहाँ से यहाँ नंबरिंग करके दिखाते हैं हम आपको 1 2 3 4 एंड ये 5th वाला कार्बन और ये छठा कार्बन, इसी के यही ब्रांचिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए ये ब्रांचिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मींस यहां पर ब्रांचिंग होने वाला है। इसका जो सही होगा क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4, ठीक है ये C1 C4 पर प्रेजेंट है, बट जो ब्रांचिंग है वो जनाब C1 एंड C6 पर होने वाली है, एट C1 एंड C6। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है यहाँ पर। ब्रांच पॉलीमर और ये लीनियर पॉलीमर है। और अब चलते हैं आगे, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज हाइड्रोलाइज होता रहेगा एंड ये लंबी सी चेन बनती चली जाएगी, इसी को आप बोल रहे होंगे सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा, ऑल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4, यहाँ पर आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। अभी बीटा डी ग्लूकोज हम आपको दिखाते हैं, स्ट्रक्चर था कैसा बीटा डी ग्लूकोज का, ये देखिए ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर। राइट साइड क्या है, राइट नहीं, ये तो लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट साइड क्या है, H ऊपर OH नीचे, राइट साइड क्या है, OH ऊपर H नीचे, ठीक है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसी को हम इधर लेकर आते हैं क्योंकि एक दूसरी यूनिट हो जाएगी, है ना, जो यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं ऐसे, OH यहाँ पर होगा, OH यहाँ पर है, H यहाँ पर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, H2O बाहर जाएगा, ये H2O इस प्रकार से बाहर जाने वाला है, ठीक है। अब ये O यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, दैट मींस आप इसको ऐसे बनाता हुआ देख पा रहे होंगे, ठीक है, वही आपको आगे बनाया गया है ना, कहाँ गया ये देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, यहाँ पर आपके पास OH था और यहाँ पर भी आपके पास OH था, अब नहीं है क्योंकि बाहर जा चुका है ये, ओके। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि ये पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज होता है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड दो प्रकार के, इराइथ्रो एंड थ्रियो। इराइथ्रो में क्या आने वाला है, राइबोस एंड अराबिनोज। थ्रियो में क्या आने वाला है, जाइलोज एंड लाइजोज, ठीक है। अब राइबोज में भी दो होते हैं, एलोज एल्ट्रोज, एंड अराबिनोज में भी ग्लूकोज मैनोज। जाइलोज में गुलोज, ये ग्लूकोज नहीं गुलोज है, ग्लोज, एंड ये आइडोज। लाइजोज में गैलेक्टोज एंड टैलोज। अच्छा याद कैसे करेंगे, देखिए ये तो याद हो जाएगा, गेट है ना, GET, ये तो समझ पा रहे हैं, गेट, ठीक, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। अब यहां पर आइए, रेखा अमिताभ का लफड़ा आग में गिरगिट। बोलो बोलो बोलो, रेखा अमिताभ का लफड़ा, रेखा यानी कि R से राइबोज, अमिताभ यानी कि A से अराबिनोज, जाइलोज है ना, का जा समझ सकते हो ना यार, लफड़ा यानी कि L से लाइजोज, और यहां पर ये आग में गिरगिट यानी कि AAG, ठीक है, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज, एंड ये M माइनोज हो जाएगा, गिरगिट यानी कि GIGT, ठीक है, ग्लूकोज आइडोज गैलेक्टोज टैरोज। इसको आप एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। और इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट तो खत्म होता है, बट अब यहां से एमिनो एसिड्स समझने का प्रयास हम करेंगे, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप, इनके बेसिस पर ही आप एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो पहला क्या होने वाला है, पहला होने वाला है अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। दूसरा यहां पर बीटा एमिनो एसिड, गामा एंड डेल्टा। अल्फा क्या है, COOH की रिस्पेक्ट में जो कार्बन होगा उसी से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहां पर क्या है यहाँ पर अल्फा ना, इससे पास ही अल्फा, यहाँ पर बीटा यानी कि अरे अल्फा बीटा, देखिए COOH अगर यहाँ पर है तो इससे लगे वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, यहाँ पर भी देते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में, हाँ ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड यानी कि इसी से लगा हुआ कार्बन, ठीक है, उसी से आपका NH2 एंड R जुड़ा हुआ होगा, उसको आप बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। अब बीटा की बात करते हैं, बीटा में क्या है, सेकेंड वाला कार्बन एक ही हो गया, एक सेकेंड कार्बन इससे R और NH2 ग्रुप। गामा में थर्ड कार्बन 1 2 3 तीसरा कार्बन, डेल्टा में चौथा कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उससे आपको R एंड NH2 जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा ये हमने स्टार जैसा क्यों बनाया है, ये स्टार का मतलब है जनाब कायरल, ये वाला कायरल है, कायरल कार्बन कायरल कार्बन कायरल कार्बन कायरल कार्बन। बट ध्यान दीजिए, देने की बात यहाँ पर ये है कि अगर आप R को H लिख देंगे, अगर आप R इक्वल टू H कर देंगे तो आपको ये कायरल कार्बन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि H तो यहाँ पर ऑलरेडी है, एक H यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे अब,
ओके, तो आप आर को एच नहीं लिखेंगे। इधर आइए अब, अल्फा एमिनो एसिड्स इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, एमिनो एसिड सही मिलकर के प्रोटीन बनता है। आप कैसे याद करते हैं, प्रोटीन्स इज द प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, इसे आप यहाँ पर ऐसे पढ़िए, अल्फा एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ऑल एमिनो एसिड्स बिलोंग टू एल फैमिली। हाँ, ग्लूकोज आपका डी फैमिली से बिलोंग कर रहा था, बट ये एमिनो एसिड्स सभी के सभी एमिनो एसिड्स आपको एल फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। आगे हमने आई थिंक बनाया हुआ है एल फैमिली वाला, नहीं बनाया है, तो देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2OH, लास्ट कार्बन पर OH अगर आपका लेफ्ट साइड है तो उसी को आप बोलते हैं एल फैमिली, अगर राइट साइड होता तो उसको आप बोल रहे होते हैं डी फैमिली। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड यानी कि एल फैमिली। देयर आर 20 नेचुरल अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड। देखिए कुछ टीचर्स आपको 23 भी बता सकते हैं, बट मेरी मानिए 20 ही होते हैं, क्योंकि जनाब ये NCERT में लिखा हुआ है ना। तो 20 नेचुरल अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, होते बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर नेचुरल अकरिंग की बात करी जा रही है, तो वो सिर्फ 20 होते हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये चारों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड्स। जब आप इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड को आप हीट कर रहे हैं, 2 यूनिट बनाइए अल्फा एमिनो एसिड की, ठीक है, यही तो है COOH NH2, अरे यही है आपका अल्फा एमिनो एसिड। इसको हमने ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, CH यहाँ पर, R ग्रुप यहाँ पर, तो ऐसे ही रखिए, और यहाँ पर CH, इसको ओपन कर, और यही आप उल्टा करके लिख दीजिए, है ना, ये आप उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से पानी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से भी H2O निकलेगा, तो आपका ये बनने वाला है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट यानी कि जब आप हीट करेंगे तो पानी बाहर जाएगा ना भाई, यस, H2O बाहर जाएगा, तो आपको ये नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार से बीटा एमिनो एसिड देखें, बीटा एमिनो एसिड यानी कि यहाँ पर एक ही से काम चल जाएगा, NH3 बाहर जाएगा हीट करने से, NH2 यहाँ से, H यहाँ से, तो NH3 बाहर जाएगा, तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा होगा। अल्फा वाला कार्बन ये है, बीटा ये अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप अनसैचुरेटेड इसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको अगर आप बीटा एमिनो एसिड्स को हीट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड। गामा क्या था, COOH CH2 CH2 CH, यानी कि तीसरे कार्बन पर अगर R या फिर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी को आप बोल रहे होते हैं अल्फा एमिनो एसिड। तो यहाँ पर भी आपका पानी निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, हीट करेंगे आप, है ना, तो ये आपको रिंग बनती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। रिंग में क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, 5वां नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 5वां नाइट्रोजन है। कौन सा कार्बन कहां पर, ये भी हमने लिख दिया है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और गामा से क्या जुड़ा हुआ है, R, गामा से क्या जुड़ा हुआ है, NH, गामा से R, गामा से NH, डबल बॉन्ड O यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा एमिनो एसिड। यहाँ पर भी आप बनाएंगे, यहाँ पर एक CH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, और ये H2 यहाँ से भी बाहर जाएगा। दैट मींस यहाँ पर अगर 5 की रिंग थी, यहाँ पर 6 की रिंग हो जाएगी, 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अल्फा एमिनो एसिड, देखिए ये हो जाएगा आपका अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। अब आप खुद बताइए, ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस, ठीक है। अगर आपने R की जगह पर भी COOH कर दिया तो फिर एसिड तो डोमिनेट कर गया, COOH यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर भी आपने कर दिया, दैट मींस ये आपका एसिडिक एमिनो एसिड हो रहा होगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि R की जगह पर भी एसिड ही आ चुका है, ओके। अगर आपने R की जगह पर NH2 कर दिया, R की जगह पर आपने NH2 कर दिया, तो एक NH2 यहाँ पर था, दूसरा भी आ गया, दैट मींस अब हो जाएगा बेसिक एमिनो एसिड। अगर R की जगह पर आपने COOH और NH2 के अलावा कुछ और लेकर आए आप, तब तो फिर न्यूट्रल ही है ना, एक एसिड एक बेस, तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। R बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड है तो फिर एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक है तो फिर बेसिक एमिनो एसिड, इनमें से कुछ नहीं है तो फिर न्यूट्रल। नाउ इंपॉर्टेंट अल्फा एमिनो एसिड्स, अगर ये इंपॉर्टेंट लिखा गया है तो इंपॉर्टेंट है भी, 2026 में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इनके स्ट्रक्चर्स को अपने दिलो दिमाग में बसा के रखना, जो भी बोला जा रहा है उसको आप समझ के रहें, है ना। अच्छा जी, ठीक है। और जिस सीक्वेंस में हम बता रहे हैं वो सीक्वेंस आपको ऑलरेडी अभी आगे हम याद करवा देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। नेम क्या है इसका, टायरोसिन, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम 3 लेटर से, TYR, है ना, पहले के 3 लेटर लीजिए, सेरीन, सेर, ग्लाइसिन, GLY, एलानिन, ALA। स्ट्रक्चर में ध्यान देना है, CH2PHHO, अरे PH ना, CH2PHHO आपका टायरोसिन में मिल रहा होगा, CH2OH आपको सेरीन में मिल रहा होगा, एंड H आपको ग्लाइसिन में मिलेगा, एलानिन आपको CH3 में मिलेगा। ये क्या है, ये R है ना। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, CHNH2 ऐसे, COOH ऐसे, तो ये R की जगह पर क्या आएगा उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर R की वैल्यू CH2PHOH है तो फिर टायरोसिन, CH2OH है तो फिर सेरीन, अगर सिर्फ H है तो फिर ग्लाइसिन। और मैंने कहा था आपसे, मैंने क्या कहा था आपसे भी थोड़ी देर पहले, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ पर अगर R की जगह पर आप अगर H लिख देंगे तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कायरलिटी खत्म हो चुकी होगी, कायरलिटी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर, इसको आप ओपन करेंगे अगर तो CH ऐसे हो जाएगा ना, और NH2 यहाँ पर, COOH यहाँ पर,
तो अब तो जनाब ये कायरल नहीं रहा, दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कायरल नहीं है दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि आपने आर की जगह पर हाइड्रोजन लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलानिन की जहां पर आप CH3 लिख रहे होंगे दैट मीन्स मिथाइल, और ये सभी के सभी आपको यहाँ पर कायरल कार्बन नजर आ रहे होंगे एंड दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, आगे बढ़िए। फिनाइल एलानिन पीएच CH2 है ना, CH2 पीएच आपको ये याद होना चाहिए, आपसे पूछा गया है यार जनवरी 2026 में। वाइलिन CH CH3 CH3 ये पूछा गया था। ल्यूसीन CH2 CH CH3, देखिए यहाँ पर एक CH और जोड़ देना है आपको, है ना, एक चेन आपको और बड़ी कर देनी, वही तो है, सिर्फ और सिर्फ बीच में एक और जुड़ गया है CH कार्बन। आइसोल्यूसिन, आइसो मतलब ऐसा होता है ना, आइसो का मतलब क्या होता है, ऐसे करके ये इस वाले स्ट्रक्चर को आप आइसो बोल रहे होते हैं, वही तो है यहाँ पर एक अलग से। आइसोल्यूसिन C2H5 एंड CH3 यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, लाइसिन की बात करते हैं, यहाँ पर CH2 यानी कि ये है CH2 और अब यहाँ पर आप NH2 जोड़ रहे हैं, ये आपका एल्काइल ग्रुप होने वाला है इन केस ऑफ लाइसिन। एस्पार्टिक एसिड में COH होगा, ग्लूटामिक एसिड में भी COH होगा, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। समझने का प्रयास करिए, एक आपने यहाँ पर कार्बन बढ़ाया तो फिर एस्पार्टिक से ग्लूटामिक हो गया, एक आपने यहाँ पर कार्बन बढ़ाया था तो फिर वैलिन से ल्यूसिन हो गया था। ठीक, एर्जिनिन यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे हम, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। CH2 होल थ्राइस है, CH2 होल थ्राइस, उसके बाद ये वाला ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को आप R बोल रहे होंगे, अगर इस पूरे ग्रुप को आप R बोलेंगे तो फिर उसी को आप एर्जिनाइन बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि R को रिप्लेस करने वाले हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये जो हमने, ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर, इससे जो हमने बनाया हुआ है इसको आप गुआनिडीन बोल रहे होते हैं। ठीक है, गुआनिडीन, ओके, बट पूरा R, उसके लिए आपको गुआनिडीन साथ में CH2 होल थ्राइस भी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले जो आप 4 थे, ये दोनों, ये 4 और ये 4 न्यूट्रल है, यानी कि पहले के 8 न्यूट्रल, एसिड नहीं, ये जनाब बेस है और ये भी बेस है, ये दोनों एसिड है। यहां पर देखिए, याद करने का तरीका, ट्रिक टू लर्न अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड्स, देखिए, तेरे शहर ग्वाला फेरी वाला लेने आया लगान। तेरे शहर यानी कि TYR, क्या है ये TYR, देखिए TYR, टाइरोसिन, सेरीन, ग्लाइसिन, एलानिन। तेरे शहर ग्वाला फेरी वाला लेने आया लगान। ठीक है, ये सभी न्यूट्रल हैं, पहला बेसिक, लास्ट वाला बेसिक यहाँ से, एंड ये एसिडिक, है ना, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एसिडिक मतलब COOH, बेसिक मतलब NH2। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर R में NH2 है तो फिर वो बेसिक एमिनो एसिड हो रहा होगा, अगर COOH है तो फिर वो एसिडिक हो रहा होगा, है ना, सारी बातें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, एंड ये सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में होने चाहिए इसके, है ना, स्ट्रक्चर्स इसके इंपॉर्टेंट है। R ग्रुप क्या है ये आपको याद होना चाहिए भैया, समझ पा रहे हो? हाँ, और ये देखो, अ गाइड टू 20 कॉमन एमिनो एसिड, यहाँ पर 20 कॉमन एमिनो एसिड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स आपसे जनवरी 2026 में पूछे गए, है ना। अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं भैया, पूछे गए हैं तो देख लेना, है ना। ल्यूसीन का पूछा गया था आई थिंक, है ना, और एर्जिनिन का पूछा गया था, हिस्टेडीन का पूछा गया था, और सिस्टीन का पूछा गया था, है ना। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था, वहां पर आपसे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा गया था, और उन स्टेटमेंट्स को आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको इनके स्ट्रक्चर्स आते होंगे, है ना। एक में पूछा गया था कितने कार्बन की रिंग है ना, और वहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, हाँ, इनको हल्के में मत लेना, ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड क्या है, अच्छा ये तो हमने बता दिया आपको ना, बिलोंग्स टू एल फैमिली, हाँ ये देखिए एल फैमिली से बिलोंग कर रहा है क्योंकि OH आपका लेफ्ट साइड है। ग्लाइसिन इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपको बताया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक कार्बन से 2 H, आपको 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, यस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ये सभी के सभी तुम्हें याद होने चाहिए, मुझे नहीं पता तुम कैसे याद करोगे, बट तुम्हें याद होने चाहिए। हिस्टेडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, और ये लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, पैडीन। ट्रिप्टोफैन के बारे में पूछा गया है, थ्रियोनाइन के बारे में पूछा गया है, हिस्टेडीन के बारे में पूछा गया है, और कुछ है, और शायद लाइसिन के बारे में पूछा गया था। इन 4 के बारे में आपसे पूछा गया था। एसेंशियल एमिनो एसिड्स आपको पता होने चाहिए, 9 के 9 आपकी जुबान पे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एसेंशियल है ना, नॉन एसेंशियल, अच्छा एसेंशियल के उन्होंने डॉटेड में रखा हुआ, देखिए आइसोल्यूसिन एसेंशियल है, ल्यूसीन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी। अच्छा, अगर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता तभी तो हमें बाहर से लेना है, इसलिए जनाब हमारे लिए एसेंशियल हो जाते हैं, और जो नॉन एसेंशियल है उनको बॉडी प्रिपेयर कर लेती है, इसलिए हमें उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चर्स, ये सारी एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड्स क्या होता है? देखिए यहां पर आपके पास क्या है आपके पास यहां पर ये एमिनो एसिड है ना, एलानिन, ग्लाइसिन। तो पहले वाले से OH जाएगा, दूसरे से H जाएगा, H2O बाहर जाएगा, तो आपका ये पेप्टाइड लिंकेज बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए ये है आपके पास एलानिन, ठीक है, और ये है आपके पास ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन में क्या था? H था, यस। तो H2O बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा, और ये CO इससे सिंगल बॉन्डिंग कर लेगा नाइट्रोजन से, ठीक है, और इसी को आप बोल रहे होते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान रखिएगा डाइपेप्टाइड में 2 एमिनो एसिड होंगे बट पेप्टाइड लिंकेज एक ही होगा, पेप्टाइड लिंकेज -1 कर रहे होंगे आप। ट्राइपेप्टाइड में 3 एमिनो एसिड है बट सिर्फ और सिर्फ 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं, ठीक, कोई दिक्कत? एलानिन, ग्लाइसिन, वैलिन, पहले वाले से OH, दूसरे वाले से H। हाँ, जब वैलिन की बात आएगी तो इसके लिए तो ये वाला पहला हो गया, ग्लाइसिन पहला हो गया, तो इससे OH, इससे H, ठीक, कोई दिक्कत? मैंने दूसरे पे से बनाया हुआ है, अगर इससे OH जाएगा तो इससे H, अगर इससे OH जाएगा तो इससे H, ठीक है। यहाँ पर आप H2O बाहर निकलता हुआ देख पा रहे होंगे, -2 ऑफ H2O यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी पेप्टाइड लिंकेज हो जाने वाली है। डाइपेप्टाइड मतलब 2 एमिनो एसिड और 1 पेप्टाइड लिंकेज। नाउ ज्यूटर आयन यानी कि बाइपोलर आयन, ये क्या है? यहाँ पर आपके पास NH2 है, एनिलीन सल्फोनेशन, यानी कि आप SO3H कर देंगे, और ये क्या है? एसिडिक है ना, SO3H एसिडिक है। H+, दैट मींस ये H+ यहाँ पर जाएगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर SO3 निगेटिव, इसी को आप बोल रहे होते हैं ज्यूटर आयन। यहाँ समझिए ये क्या है? अल्फा एमिनो एसिड, RCH NH2 COH, NH2 बेसिक है, COH एसिडिक है, तो H यहाँ से अगर यहाँ आ जाए दैट मींस NH3, ये क्या हो गया? ये कुछ तो गलत हो गया यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव हो ना, NH3 पॉजिटिव हुआ यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव एंड CO निगेटिव, ठीक है, ये नीचे आ गया ये लाइन, ये हो गया ज्यूटर आयन, ठीक है। ज्यूटर आयन यानी कि एक पॉजिटिव और निगेटिव आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन ज्यूटर आयन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। pH के हिसाब से ज्यूटर आयन 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। पहला फॉर्म है एनायनिक फॉर्म, पहला फॉर्म है, कहाँ चले गए हम? पहला फॉर्म है एनायनिक, दूसरा है ज्यूटर आयनिक फॉर्म, तीसरा है कैटायनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म में अगर आप H+ डाल देंगे तो ज्यूटर आयनिक फॉर्म बन जाएगा। देखिए NH2 CO निगेटिव है, एनायनिक फॉर्म। H+ अगर आप इसमें डालेंगे तो NH3 के पास जाएगा, दैट मींस NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए पॉजिटिव। एक बार फिर से आपने H+ दिया तो अब इस निगेटिव के पास आ जाएगा, दैट मींस COOH कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। कैटायनिक क्योंकि यहाँ पर इसलिए अभी भी इसके पास पॉजिटिव है, एनायनिक क्योंकि यहाँ पर इसके पास निगेटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो आप OH निगेटिव दे रहे होंगे, कैटायनिक फॉर्म में OH निगेटिव डालेंगे तो ज्यूटर आयनिक फॉर्म बनेगा, OH निगेटिव यहाँ पर डालेंगे तो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये एग्जिस्ट कर रहा होगा हाई pH पर, ये इंटरमीडिएट pH पर, और ये लो pH पर। याद करने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, आज कैट हिल रही है, नहीं हिल स्टेशन है ना, आज कैट हिल स्टेशन पर है। A एनायनिक फॉर्म, Z ज्यूटर आयनिक फॉर्म, C कैटायनिक फॉर्म, H मतलब हाई pH, इंटरमीडिएट pH, और ये लो pH। आज कैट हिल रही है या फिर हिल स्टेशन पर है, तुम्हें जैसे याद करना है याद कर लो, ठीक है। इस तुमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एनायनिक फॉर्म किस pH पर एग्जिस्ट करता है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म किस pH पर एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक फॉर्म किस pH पर एग्जिस्ट करता है। इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। ओके अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है फाइब्रस, दूसरा होता है ग्लोब्यूलर। जो पढ़ना है भैया इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें? मॉलिक्यूल्स लॉन्ग एंड थिन लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स, इस प्रकार से साइड बाय साइड होते हैं, और ये फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप, यानी कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। केराटिन एंड कोलोजन, ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। केराटिन आपके हेयर्स में पाया जाता है, कोलोजन आपकी स्किन एंड बोन में पाया जाता है ना। और ये हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। इंसुलिन, एंजाइम्स, ये सब पता होना चाहिए भैया, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, है ना, याद तुम्हें होना चाहिए। इनसॉल्युबल है ये, फाइब्रस इनसॉल्युबल है, और ये जो होते हैं ना ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये जनाब सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में। रोल क्या है? स्ट्रक्चर्स देना, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बोन एंड कार्टिलेज में है तो फिर आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी बॉडी को। केराटिन इन फिंगर नेल्स एंड हेयर, आपको बताया जा चुका ऑलरेडी। मेटाबॉलिक रेट को मैनेज करना, एंजाइम्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज इन मैमल्स, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ओके। अब देखते हैं 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये है कि जनाब हमने AI से इमेज जनरेट की है ये, ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ तुम्हें उतना देखना है। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, और चौथा होता है क्वार्टरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल सा सीधा सा होता है, उसी को आप बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना। इसमें लीनियर सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड्स का, एमिनो एसिड्स लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक, ओके। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हुई आपकी बीटा प्लीटेड एंड अल्फा हेलिक्स, ये जो सा स्प्रिंग सा होता है ना। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही होगी, ओके। और अब आते हैं टर्शरी में, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाने वाली है ना, 3D शेप हो जाने वाला है। अब जब यहाँ पर आप आएंगे क्वार्टनरी में तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड ये जनाब हीमोग्लोबिन आपको इसमें नजर आता है ना।
कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डिनेचुरेशन क्या होता है? नेचुरल पोजीशन को बर्बाद करना। कैसे करेंगे? डिनेचुरेशन का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बाय चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन पीएच, या फिर पीएच में चेंज करिए आप या फिर टेम्परेचर में करिए, आपका प्रोटीन बर्बाद हो जाएगा, है ना, खराब होने लगेगा, मतलब उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। इफेक्ट एच बॉन्डिंग आर डिस्टर्ब, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी। कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जैसे छोटे से एग्जांपल्स हैं, है ना, इसमें प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। बट खास बात ये है कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्ट्रॉय आप क्या करेंगे? सबसे छोटी यूनिट है ना भाई। हाउ योर प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इट रिमेन्स इंटैक्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चाहे आप टेम्परेचर चेंज करें या फिर पीएच में कोई बदलाव करें, आपका प्रोटीन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है, इससे आगे क्या ही बदलेगा। सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, ये सभी के सभी डिग्रेड हो रहे होते हैं, है ना। नाउ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, पेंटोज शुगर में भी 2 चीजें होती हैं, बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। अच्छा, ये डीऑक्सी कैसे आ गया? डीऑक्सी कैसे आ गया? देखिए ध्यान से देखिएगा। एक मतलब पहला वाला कार्बन यानी कि अल्फा, दूसरा कार्बन यानी कि बीटा। अच्छा, बीटा वाले कार्बन से आपने ऑक्सीजन उड़ाया है, ऑक्सीजन उड़ाया है। देखिए यहाँ पर HOH था, यहाँ पर सिर्फ H है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, इसको देखना है। OH से H यानी कि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को उड़ा दिया, इसीलिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक, बीटा डी राइबोज, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, ये 2 आपके पेंटोज शुगर होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 5 होते हैं। डीएनए में क्या है? AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में एडेनिन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए। AGCT डीएनए में, AGCU आरएनए में। ठीक है, थाइमिन एंड यूरासिल बदलते हैं। एंड इसमें भी आपको एक बात ध्यान देनी है, पिरिमिडीन डेरिवेटिव कौन से हैं? CTU यानी कि साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये है पिरिमिडीन डेरिवेटिव। एंड प्यूरिन डेरिवेटिव कौन से हैं? A एंड G यानी कि एडेनाइन एंड गुआनाइन। ठीक है, कोई दिक्कत? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है पेंटेज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, बट न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है पेंटेज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, उसमें आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी सी चेन बनाएंगे आप तो आपको न्यूक्लिक एसिड मिल रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? PDF मिलेगी, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फेट लिंकेज टू गिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच फर्दर फॉर्म्स न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फेट लिंकेज आपको देखने को मिल रही होती है ना। अब यहाँ पर हमने इमेज नहीं लगाई है, आप वहाँ गूगल पर जाकर के इमेज देख लीजिएगा इसकी, है ना, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की जब आप इमेज देखेंगे तो आपको नजर आएगा। पेप्टाइड्स बॉन्ड्स, हाँ ये बॉन्डिंग वाला ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट स्लाइड है, सेकंड लास्ट स्लाइड है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में नजर आ रहे होंगे आपको। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको कार्बोहाइड्रेट्स में नजर आ रहे थे, हमने दिखाया था आपको C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में नजर आ रहा था आपको। फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में नजर आएंगे। एंड लिपिड्स में आपको ईस्टर बॉन्ड्स नजर आ रहे होंगे, ये पता होना चाहिए आपको, ये हमने अलग से बताया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब बात करते हैं विटामिन की। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, पहला क्या है? फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को आप याद करते हैं कीड़ा करके, है ना, KEDA, विटामिन KEDA, इसको आप बोल रहे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और इसके केमिकल नेम, के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन, टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, रेटिनोल। टोकोफेरोल देखिए, विटामिन E होता है आपका ब्यूटी विटामिन। एंड ऐसे आज लोग कोई तुमसे कह रहा है कि मेरी ब्यूटी को मत टोको, है ना, टोकोफेरोल। हालांकि ये बायो की क्लास नहीं है तो इसको हटाइए यहाँ से। ये ब्यूटी विटामिन है, ठीक है, अच्छी बात है। ये इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ए रेटिनोल। ए किसके लिए? ए विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा होता है? आपको देखने में दिक्कत हो रही होती है, देखने में दिक्कत हो रही होती है, आंखों में आपने रेटिना जैसा कुछ पढ़ा होगा, रेटिना, उसी से बना लीजिए रेटिनॉल, है ना। ठीक है, यह हो जाएंगे आपके केमिकल नेम। और यहाँ पर आइए, विटामिन बी एंड विटामिन सी आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी में बहुत सारे हैं, विटामिन बी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे आएगा, 4 को हटाइए, 5, 6, 7 आएगा, 8 को हटाइए और 8, 4 जोड़ दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक, विटामिन 9। सी का नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये थोड़ा नेम आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, है ना, हमने आपको लिख करके दे दिए हैं। ओके, कोई दिक्कत? आई थिंक हमने सारी चीजों को कवर किया हुआ है। तो यस, इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर वाइज PYQs के लिए एंड क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए, ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।